देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में देखिए लोअर मेंबर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सोल्यूबल होंगे किसमें, वाटर में। और जो हायर मेंबर होंगे वो इनसोल्यूबल होंगे, हायर मेंबर इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, सोल्यूबल क्यों होंगे ये वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। और हायर मेंबर है वो इनसोल्यूबल होंगे ड्यू टू इंक्रीज नॉन पोलर पार्ट ऑफ एल्काइल चेन। ठीक है, एल्काइल चेन जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एल्काइल चेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। तो हायर मेंबर आपके इनसोल्यूबल होते हैं और लोअर मेंबर के होंगे, सोल्यूबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी इनमें, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, वाटर है जो, तो वाटर के ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये दो हाइड्रोजन है जो ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ये किससे बनाएंगे, आपके ऑक्सीजन से, सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इस तरह ये आगे बॉन्ड बनाता जाएगा। ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, किससे बनाएगा, आपके। तो इस तरह से क्या होगी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहेगी। वाटर मॉलिक्यूल है जो, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये इसके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और इसका। तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इस वजह से इनमें क्या होंगे, लोअर मेंबर आपके सोल्यूबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अल्काइल चेन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास है जो वो इंक्रीज होता है, अल्काइल चेन इंक्रीज होती है। अल्काइल चेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, और इस वजह से सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था आपका सोल्यूबिलिटी। इसी तरह आपका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इनमें सबसे ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें दूसरा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में लार्ज होगा, किसके कंपैरिजन में, आपके अल्कोहल के कंपैरिजन में भी लार्ज होगा, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, इन सबसे लार्ज बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास यदि कंपेरेबल है तो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, लार्ज होगा। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है इसमें, ये डाइमर बनाता है, और वेपर फेज में भी इसमें हाइड्रोजन है जो बॉन्डिंग रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता नहीं है। देखिए डाइमर कैसे बनाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एच ओ। ठीक है, ये ओ एच बॉन्ड हो गया, और ये आपका ओ सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पर एक आपका आर ग्रुप लगा दें, इस तरह लगा दो, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप। तो इस तरह से ये क्या बना लेगा, एक डाइमर बना देता है।
और ये डाइमर बनाने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक्सटेंसिव होती है, और ये वेपर फेज में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका टूटता नहीं है, और इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लार्ज होगा। इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली है आपकी प्रॉपर्टी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये OH बॉन्ड टूटेगा उसके कारण जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो ये जो जितने भी रिएक्शंस होंगे वो क्या शो करेंगी, एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, उसके एसिड नेचर को ये रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब OH यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बनेगा आपको, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, वाटर के साथ इसने रिएक्शन करी, और यहाँ से आपका क्या निकल गया, H पॉजिटिव। तो आपका क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये आपका रिजोनेंस क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर, तो क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये दो आपकी इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो कार्बोक्सिलेट आयन में रिजोनेंस होती है, दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होती हैं, और इस वजह से ये क्या शो करता है, आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एसिडिक नेचर शो करता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिनॉल की और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम एसिडिक कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। क्यों होगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल के कंपैरिजन में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है भाई वीडियो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में जब H पॉजिटिव निकलेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और वो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, दो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में आपका जब H पॉजिटिव निकलता है तो ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, और इसमें भी क्या होती है, इसमें भी रिजोनेंस होती है, इसमें भी रिजोनेंस होगी है ना। लेकिन इसमें जब रिजोनेंस होती है तो कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है ना। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो अब इस ऑक्सीजन में और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन पर। तो इस वजह से, और दूसरा इनकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपकी नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, इनकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन की वो कैसी होती है, नॉन इक्विवेलेंट होती है, और इस वजह से जो आपका फिनॉल है वो लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलेट आयन के, यहाँ नेगेटिव। तो ये फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है।
कार्बोक्सिलेट आयन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, और आपके फिनॉक्साइड आयन में जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट और इसमें नॉन इक्विवेलेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है रिजोनेटिंग रिजोनेंस करेंगे तो। इस वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। इसके बाद देखते हैं दूसरा, हम पढ़ते हैं के और पी के वैल्यू। यदि एसिडिक नेचर देखना है तो के वैल्यू है जो उसके तो क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसिडिक नेचर है जो के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। और एसिडिक नेचर है जो पी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यदि आपको के की वैल्यू दी हुई है या पी के की वैल्यू दी हुई है तो के की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और पी के की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना कम एसिडिक नेचर होगा। तो कई बार डायरेक्ट वैल्यू देकर भी एसिडिक नेचर पूछ लेते हैं, फिजिकल में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसके अलावा यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, पढ़ा था ना हमने। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन बेंजोइक एसिड के केस में देखेंगे तो जो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड है जो आपका, बेंजोइक एसिड, इस केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मेटा या पैरा। अब उसमें ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर COH ग्रुप है, यदि यहाँ पर देखिए नाइट्रो ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पर पैरा ग्रुप लगा है, तो आपका जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू पैरा से। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और मेटा सबसे कम, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो इसके आने के चांस ज्यादा रहेंगे। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर पैरा और फिर मेटा, और लास्ट में आपके क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। और ये जो ऑर्थो इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर दोनों लगे होते हैं। स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों की वजह से क्या होगा, ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा एंड पैरा से। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर -I ग्रुप है ना, और स्टेरिक फैक्टर की वजह से, जैसे बेंजोइक एसिड दिया हो और ये 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड है, तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब +I इफेक्ट देखते हैं, तो ये कम एसिडिक होना चाहिए क्योंकि ये +I ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई +I ग्रुप नहीं है ना, ना -I ग्रुप है, तो +I की वजह से यहाँ पर ये कम एसिडिक होना चाहिए और यहाँ पर ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये गलत है। सही क्या है आपका, जो बेंजोइक एसिड है वो कम एसिडिक होता है
और 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड है जो आपका, टॉल्विक एसिड भी कहते हैं इसको, ये आपका ज्यादा एसिडिक है, ये सही है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा कोई भी ग्रुप है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मेटा और पैरा से ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन, अब आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है, ये जो कम एसिडिक होगा ये ज्यादा, लेकिन ये होता है उसका रिवर्स है। तो इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक करेक्टर हमने देखा था, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। अब देखते हैं एसिडिक करेक्टर है जो आपके एनसीईआरटी में ये 2 सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर ये CF3 सबसे ज्यादा आपका एसिडिक नेचर, यदि ये ग्रुप लगा है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एसिडिक नेचर का होगा। फिर NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये पीएच, ठीक है। पीएच क्या है यहाँ पर, बेंजीन, फिनाइल। उसके बाद है CF3COH, ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर CCl3COH, फिर एक HCl हटाकर CHCl2COH, फिर आपका NO2CH2COH, CnCH2COH, फिर FCH2COH, क्लोरीन लगा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आपका फॉर्मिक एसिड है, फिर ClCH2CH2COH, और फिर आपका बेंजो एसिड है, यानी HCOH है जो, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद C6H5CH2 आ गया ना, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा। तो इन दोनों में ये ज्यादा, ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा होगा। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिक करेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पर CH3 अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये और क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। यहाँ पर प्लस आई ग्रुप बढ़ गया तो ये और वीक एसिड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है और यहाँ ये कम होता जा रहा है माइनस आई इफेक्ट, तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में सीरीज दी हुई है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद है आपका रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर की वजह से कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, 2 सोडियम एटम, और क्या बनाएगा, 2R C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2। इसी तरह RC डबल बॉन्ड OH, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, वो रिएक्ट करता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 के साथ, और यहाँ भी क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बॉन्ड H टूटेगा यहाँ से, ठीक है, और क्या लग जाएगा, Na। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा CO2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन सभी क्या शो कर रही हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो कर रही है। इसके बाद है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Na2CO3। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम है, तो 2RCOH, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2। तो ये सभी रिएक्शन क्या शो कर रही है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है आपका, ये बॉन्ड टूट रहा है। तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड क्या शो करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सेकेंड है आपकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
COH बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ये बॉन्ड टूटेगा CO बॉन्ड, उसकी वजह से जो रिएक्शंस है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका, जैसे अल्कोहल में था सेम वैसी रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5 क्या बनाया देगा, RC डबल बॉन्ड OCl POCl3 प्लस HCl। इसी तरह RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 के साथ करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्या बनाएगा ये 3 मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OCl अकाइल क्लोराइड प्लस H3PO3, क्या ये फॉस्फोरस एसिड, क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉस्फोरस एसिड। और उसके बाद SOCl2 के साथ कराएंगे जब इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, SOCl2 तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 और यहाँ पर HCl, ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और क्या रह जाएगा, अकाइल क्लोराइड। सेम अल्कोहल की तरह रिएक्शन, वहाँ अल्काइल हैलाइड बन रहा था, यहाँ पर RCOCl बन रहा है। इसके बाद रिएक्शन है विद NH3। NH3 क्या आपका बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड और बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा आपका, साल्ट बनेगा। NH3 बेस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, साल्ट। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 अमोनियम साल्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH पॉजिटिव, बेस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे करेंगे अटैक, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव और ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका, अमाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2। तो पहले अमोनियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड की जब हम NH3 के साथ कराएंगे तो यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, अमोनियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और उसको जब फिर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड अमाइड, ठीक है, CH3CO NH2 और क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका रिएक्शन विद अमोनिया। अब यदि दो अमोनिया की रिएक्शन, दो अमोनिया मॉलिक्यूल की रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो क्या होती है रिएक्शन, वो देखते हैं। मान लो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है इसका कॉमन, पैथेलिक एसिड। बेंजीन में यदि 1,2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है तो इसको कहते हैं पैथेलिक एसिड। आईपीएसी नाम क्या है इसका, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पैथेलिक एसिड में 2 COH है तो हमें 2 NH3 लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से अमोनियम साल्ट बनेगा बेंजो इसका पैथेलिक एसिड का, तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, यहाँ भी क्या बनेगा, CO नेगेटिव NH4
पॉजिटिव। इसको फिर हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड बन जाएगा। इसको कहेंगे हम पैथिलेमाइड, PHTH पैथिलेमाइड। इसको कहेंगे अमोनियम पैथिलेट। ये जो साल्ट बन रहा है इसका क्या नाम है, अमोनियम पैथिलेट, और यहाँ पर बनेगा पैथिलेमाइड। और यहाँ से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे। ठीक। उसके बाद जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया बाहर निकलेगा और आपका बन जाएगा पैथिलेमाइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लग जाएगा आपका NH। ये बन जाएगा, इसको कहेंगे पैथिलेमाइड। वो अमाइड है और ये क्या है, इमाइड। ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, N और H रह गया, तो क्या बचा, NH3 बाहर निकल जाएगा। तो NH3 क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो पैथिलिक एसिड से क्या बन गया, पैथिलेमाइड बन गया। कैसे बनता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया डालेंगे, इसमें पैथिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनियम पैथिलेट बनेगा, पहले साल्ट बनेगा, उसके बाद इसकी हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और क्या बनेगा, पैथिलेमाइड बनेगा। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहाँ से अमोनिया निकलेगा और क्या बन जाएगा, पैथिलेमाइड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद P2O5, यानी फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। तो कैसे बनता है अनहाइड्राइड, देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्ट करते हैं, ऊपर ही लिख लेता हूँ। और जब हम P2O5 डालेंगे इसमें और हीट करेंगे तो P2O5 है जो आपका, वो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये R, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल, तो क्या बन गया आपका, एनहाइड्राइड बन गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, P2O5 के साथ करेंगे, यहाँ पर हीट, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये 2 H2 और एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 COO और यहाँ भी CH3 CO, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। यदि यहाँ पर बेंजीन ले लें, बेंजीन रिंग लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसका एनहाइड्राइड बन जाएगा, बेंजीन का बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5 और यहाँ भी आ जाएगा C6H5, ये हाइड्राइड बन गया। यदि यहाँ पर एक CH3 रख दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा।
तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है और क्या बन जाएगा आपका एनहाइड्राइड। इसके बाद आपका आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या था, देखिए एस्टर है जो वो बनता है एस्टरिफिकेशन में, और जब उसकी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें पता है एस्टर किससे बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो जब हम इसके एस्टर है जो इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर की, तो ये किस में टूटता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे जब इसकी एस्टर की, तो किस में टूटेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ये जो ग्रुप है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जिसके साथ ये R ग्रुप लगा होगा ऑक्सीजन का उसका क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 है, और यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस करी इसकी, तो क्या बनेगा CH3 COOH, ये ना 2 कार्बन का एसिड बनेगा और 1 कार्बन का क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। यदि यहाँ पर 2 कर दें CH2 CH3 तो CH3 COH तो बनेगा, और यहाँ पर अल्कोहल क्या बनेगा CH3 CH2 OH बनेगा। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ रहेगा तो उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा, और यहाँ जितने अल्काइल चेन रहेगी उसका क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। तो ये थी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसके अलावा इसमें फिर आती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल में चेंज होंगे, अल्कोहल में चेंज होंगे तो उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा हमें RCH2COH है जैसे, तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ईथर ले लो ड्राई ईथर या B2H6, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा। और यदि रेड फास्फोरस और HI ले तो क्या बनता है, यदि यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड फास्फोरस और HI है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहले आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में चेंज कर देंगे एल्केन में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा अल्कोहल तक ही होगी रिडक्शन, लेकिन रेड फास्फोरस HI लेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इनसे भी, तो किस में चेंज हो जाएगा सीधे एल्केन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस ड्यू टू COH ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू COH ग्रुप। तो इसमें फर्स्ट है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, 11th में आपने ये पढ़ी हुई है रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे NeOH, देखिए हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट है आपकी हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, किसकी वजह से होती है ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्शन है ये। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा,
ठीक है, किस में होती है? उन कार्बोक्सिलिक एसिड में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो रिएक्शन करती है आपकी। रिएजेंट क्या होगा इसमें? रेड फॉस्फोरस X2 और दूसरा होगा आपका वाटर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो फॉस्फोरस X2 का मतलब यहाँ पर क्या है? X का मतलब है यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन है जो वो हैलोजन होगा, और फिर वाटर डालेंगे तो जो अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन पे है क्या लग जाएगा आपका? एक हैलोजन लग जाएगा। तो क्या बनेगा? RCH X और यहाँ पर क्या लग जाएगा? COH। क्या बन जाएगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और किससे बनता है ये? अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे बनता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ और वाटर डालेंगे तो यहाँ पर अल्फा जो हाइड्रोजन एक रिप्लेस होकर वहां पर क्या लग जाएगा? हैलोजन ग्रुप लग जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आती है कई बार। सेकंड है आपकी इसमें जो रिएक्शन बच जाती है वो है आपकी ड्यू टू COH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के COH ग्रुप के कारण है जो वो रिएक्शन देखेंगे। तो COH ग्रुप के कारण कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? दो होंगी। एक है आपका डीकार्बोक्सिलेशन और सेकंड है आपका कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? फर्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका साल्ट होगा सोडियम के साथ, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaOH और CaO। कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, उसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? Na2CO3 निकल जाएगा और क्या रह जाएगा आपका? एल्केन। Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा। जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एल्केन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। इसमें जो आपका साल्ट रहेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उस पर जितने कार्बन रहेंगे उससे एक कार्बन कम बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर CH3COONA है, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और इसकी NaOH CaO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका Na2CO3 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? CH4। तो यहाँ पर देखिए साल्ट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, और जो प्रोडक्ट में एल्केन बन रहा है वो कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। तो यहाँ पर जितने कार्बन होते हैं उससे 1 कार्बन लेस है जो उसका एल्केन बनता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है इसमें आपका डीकार्बोक्सिलेशन के बाद है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? देखिए कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है इसमें आपका जो एल्केन है ये यहाँ से आएगा। ठीक है, तो एल्केन बनेगा, और एल्केन जो बनता है आपका वो कितने कार्बन का बनेगा? एल्केन जो बनेगा आपका वो आपका बनेगा
इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का। तो यहाँ पर आपका एल्केन बन जाएगा, आर ग्रुप लग जाएगा, एल्काइल एल्काइल, और क्या होगा आपका CO2 बनेगा 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल वाटर NaOH बनेगा, 1 मॉलिक्यूल आपका NaOH बनेगा और 1 बनेगा H2। तो ये रिएक्शन है। अब इसमें एग्जांपल से देखिए, जैसे हमने लिया CH3COONe, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल लिया हमने और 2 मॉलिक्यूल क्या लिया, वाटर लिया। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका इथेन, CH3 का लिया है ना हमने, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, प्लस H2, 2 मॉलिक्यूल CO2 के और 1 NaOH। तो इसमें ये याद रखना, इवन नंबर के कार्बन एटम है जो, उसका एल्केन बनेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन बनेगा किसमें, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, ये आपका +1 में भी है, डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जो वो खत्म हुआ। इसमें जो सबसे मेन रिएक्शन है वो है वेल होलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। ठीक है, ये कई बार आती है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये चैप्टर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अमीन्स, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और अमीन्स में डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शंस। थैंक यू।